अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड। और आज हमारी स्पेशल वीडियोस का सीक्वेंस जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने जो स्पेशल वीडियोस पाकिस्तान के रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बनाई थी, जिसमें आपको एक्सप्लेन किया था विद डाटा, विद लॉजिक, विद कन्विक्शन कि PSX का बॉटम इज़ इन। उसमें हमने आपको कमेंट्स में कहा कि आप हमें बताएं कि नेक्स्ट आप इस सीरीज़ में किन स्पेशल टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कमेंट्स हमें आए कि हमें बताएं कि इस अपॉर्चुनिटी से तो हम फ़ायदा उठाने के लिए रेडी तो हैं, लेकिन ये भी बताएं कि कौन सा सेक्टर जो है वो बेनिफिशियरी होगा, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये सीरीज़ और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑटो सेक्टर, फिर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर और फिर आखिर में सीमेंट सेक्टर। आइए स्टार्ट करते हैं और सेक्टर स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट का रिकैप कर लेते हैं कि जो हमने पिछली स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई थी फॉर द ऑयल शॉक और PSX में उसको कैसे देखना चाहिए। उसमें हमने जो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की। फर्स्ट हमने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना इस पूरे क्राइसिस में है कि ये जो शॉक है ये ऑयल शॉक से मैक्रो इकोनॉमिक शॉक में कन्वर्ट ना हो, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑयल पे, डीजल और पेट्रोल पे सब्सिडी नहीं देनी होगी। उसकी विलिंगनेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी शो कर दी है। और फिर हमने वीडियो में आपको 3 ऑयल शॉक्स जो कि लास्ट 40 ईयर्स की 3 सबसे बड़ी ऑयल शॉक्स थी जिसमें ऑयल प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उसका डेटा शो करके आपको बताया कि नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर में कितने अच्छे रिटर्न्स आते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था वो ये था कि मार्केट्स आर वॉलेटाइल इन दिस पीरियड और मार्केट्स आर फॉरवर्ड लुकिंग। और उसका जिस्ट ये था कि जो मार्केट का बॉटम होता है तीनों इंस्टेंसेस में पहले 1 महीने में आ जाता है अगर आप कोई ऑयल सब्सिडी ना दें। और इससे जब हमारी पूरी कम्युनिटी में कन्विक्शन बढ़ी, हमारे जो मेंबर्स होते हैं उन्होंने भी हमें कहा कि इससे हमारी कन्विक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ी। इससे पहले हम लोग जंग से बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे, लेकिन जब आपने हमें ये वाला एंगल दिया कि जंग कभी कभी जारी भी रहती है लेकिन मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग होती है और जब ये करेक्शन आती है तो इसमें इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स आप कमा सकते हैं अगले कुछ सालों में अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। और यही सेम चीज़ आप लोगों ने हमें इस वीडियो के कमेंट्स में भी बताई। तो इस कन्विक्शन को प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपसे कहा कि आपने 2 चीज़ें करनी है। पहले तो अपनी कन्विक्शन आपने जब बिल्ड कर ली, फिर आपने फैसला करना है कि लेट से मेरे पास अगर 50 लाख रुपए इसकी सेविंग है तो उसमें से ये सारी चीज़ें समझते हुए कि वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, किसी दिन मार्केट ऊपर होगी, किसी दिन मार्केट नीचे होगी, लेकिन अगले क्योंकि 1 साल, 2 साल और 3 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स आने हैं, तो उस 50 लाख में से कितनी परसेंटेज जो है मैं इन्वेस्ट करूँगा। सो होपफुली ये जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारी पूरी कम्युनिटी ने उस पर अपनी सारी चीज़ें रिव्यू करके, सारे अपने फ्यूचर के प्लान्स को देख के एक एक्शन प्लान बना लिया होगा कि मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। और अब हम नेक्स्ट एक्शनेबल स्टेप जो होता है कि इन्वेस्टमेंट करनी किस सेक्टर में है उसको आज डिस्कस करेंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं, ऑटो सेक्टर से स्टार्ट करते हैं और इस बिज़नेस के मेन पिलर्स जो हैं उसको समझते हैं और फिर उसको वॉर टाइम इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क में कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 कार फ्रेमवर्क और प्रॉफिट पर कार। इस चीज़ को आप समझें, जो कि हम अपनी वीडियोस में भी आपको बताते रहते हैं कि इस बिज़नेस में नेगेटिव कैश साइकिल होता है, यानी कि लोग गाड़ी बुक कराते हैं, कंपनी को उसका एडवांस मिलता है और उससे जो है कंपनी अपना पूरा बिजनेस चलाती है। तो एकदम से अगर कोई नई कंपनी भी आती है या छोटी कंपनी भी एक बहुत नई गाड़ी लेकर आती है, जिसकी एग्जांपल है साज़गार, फिर निशात, चुनिया पावर, निशात पावर जो कि जैको के ब्रांड की सक्सेसफुल गाड़ियाँ पाकिस्तान में लेकर आई, तो एकदम से एक छोटी कंपनी भी बहुत बड़े लेवल पे जो है ऑपरेट कर सकती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉफिट पर कार, जिसमें हमने ये ट्रेंड देखा है कि जो पाकिस्तान के लेगेसी ऑटोमोटिव सेक्टर के प्लेयर्स हैं जैसे कि इंडस मोटर्स हो गई या होंडा कार हो गई, उनका प्रॉफिट पर कार जो है वो नए प्लेयर्स के मुकाबले में कम है। जिसकी मेन रीज़न ये है कि ये जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं ये बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ दुनिया में बनाते हैं और इनकी टेक्नोलॉजी की कॉस्ट जो है वो कम है कंपेयर टू हमारे जो लेगेसी प्रोड्यूसर्स हैं। सो क्योंकि जो चाइनीज़ CKD किट्स इंपोर्ट होती हैं उनकी कॉस्ट कम है, ये कंपनीज जो हैं एक अट्रैक्टिव प्राइस पे ज़्यादा फीचर्स के साथ गाड़ी भी लॉन्च कर लेते हैं, जिससे उनका नंबर 1 कार फ्रेमवर्क जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हर गाड़ी पे इनका थोड़ा सा प्रॉफिट भी ज़्यादा है, यानी कि मार्जिन भी ज़्यादा है। रफ एस्टिमेट के हिसाब से एक अगर जैपनीज़ गाड़ी होगी और उसकी प्राइस लेट से 1 करोड़ रुपये है, तो रफ एक कंपनी उस पर तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए प्रॉफिट होगा। अगर हम चाइनीज़ ब्रांड्स की देखें तो ये एवरेज कोई 12-13 लाख पे चली जाती है। तो आप नंबर ऑफ़ कार्स के साथ जो सेल हो रही हैं उसके साथ साथ ये भी देखना है कि प्रॉफिट पर कार भी ज़्यादा है न्यू ब्रांड्स में। अच्छा, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑटो पॉलिसी 2016 और 2021 जो है वो इस जून में एक्सपायर हो रही है। इसके बाद आपकी जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं ऑन CKD किट्स न्यू प्लेयर्स के लिए वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगी और इसके साथ साथ एक्सपेक्टेड है कि हाइब्रिड पे और PHEVs पे जो सेल टैक्स होता है गवर्नमेंट का वो भी चेंज होने जा रहा है।
ये बहुत बड़ा चेंज है। इससे जो है गाड़ी की प्राइस चेंज हो जाती है और जो एक एडवांटेज मिला हुआ है न्यू प्लेयर्स को, क्योंकि न्यू प्लेयर्स के पास HEVs PHEVs ज़्यादा हैं कंपेयर टू ओल्ड ब्रांड्स, क्योंकि न्यू जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं वो नई गाड़ियाँ फ़ौरन पाकिस्तान में ले आते हैं, हालांकि जो पुरानी ब्रांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेट एंड वॉच करते हैं और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में उनके न्यू मॉडल्स काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद आते हैं। सो बजट में जब ये दो चीज़ें चेंज होंगी, सेल्स टैक्स और इम्पोर्ट ड्यूटीज़, तो उससे भी इस सेक्टर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, तो इसका आपको पता होना चाहिए। और अब हम समझते हैं वॉर टाइम इन्वेस्टिंग एंगल, और वो ये है कि ये सारा सेक्टर जो है इम्पोर्ट पे 100% रिलायंट है। और इसको आप इस तरीके से समझें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेट से अगर ऑयल महंगा हो जाता है और दूसरी कमोडिटीज़ महंगी हो जाती हैं और उनको करंट अकाउंट डेफिसिट जो है अपना कंट्रोल में रखना है, IMF प्रोग्राम की कंडीशन भी होती है, तो आप खुद सोचिए कि अगर उन्होंने अपने इंपोर्ट्स को कर्टेल करना होगा तो सबसे पहले गाड़ियाँ और उसके इंपोर्ट्स ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि लॉजिकली आप थोड़े अगर इस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कभी कभी उससे इमोशनली अटैच हो जाते हैं। आप कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, गाड़ियाँ जो है वो अगर आप इंपोर्ट करनी बंद भी कर लेंगे कितना इम्पैक्ट आ जाएगा इंपोर्ट बिल पे। लेकिन आप एक गवर्नमेंट का हेड जो है वो अपने सर पे रख के देखें और फिर सोचें कि अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जिसका इंपोर्ट बिल जो है कम भी हो सकता है और उसकी इंपोर्ट अगर मैं रोक भी दूं 6 महीने के लिए और करंट अकाउंट डेफिसिट मेंटेन हो जाए, तो पॉपुलेशन के शायद 95% लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन वाली साइड पे गवर्नमेंट जाएगी और उनको अपना करंट अकाउंट डेफिसिट जो है मेंटेन करना होगा, यानी कि अगर ज़्यादा टाइम तक ऑयल प्राइसेस हाई रहती हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करना होगा, तो फिर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन के चांसेस में इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। तो अब ये सारी चीज़ें हमने समझ ली और अब इसको कन्वर्ट करेंगे वॉर टाइम इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क में और एक्शंस कैसे लेने हैं, और उसमें मैं आपको ये गाइडेंस दे सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें समझते हुए आप ये सोचें कि वो कंपनी लेट से अगले साल में उसके जो भी प्रॉफिट्स बन रहे थे, अगर लेट से वर्स के सिनेरियो में इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लग भी जाती हैं और लेट से 50% गाड़ियाँ कम इंपोर्ट होती हैं और उनकी अर्निंग्स जो है वो भी 50% से कम हो जाती हैं, तो आपने उसको एक ऐसी प्राइस पे ख़रीदना है कि उस सिनेरियो में भी उसका शेयर जो है वो मज़ीद ज़्यादा नीचे ना जाए। और इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इस स्लाइड पे हमने आपको बताया हुआ है कि इन केस 50% इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट कंपनीज़ हैं जिसमें एटलस होंडा जो कि बाइक्स बनाती है, साज़गार, इंडस मोटर्स और उसके साथ साथ गंडारा इंडस्ट्रीज़ जो कि ट्रक्स वाली कंपनी है, इनकी अर्निंग्स एक्सपेक्टेड क्या हो सकती हैं 1 साल की अगर 50% इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लग भी जाती हैं। अब मैं थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ इन सारी कंपनीज़ के नंबर 1 कार फ्रेमवर्क पे। साज़गार बहुत बड़ी इन्होंने एक्सपेंशन भी रिसेंटली अनाउंस की है, एक अभी इनकी नई गाड़ी टैंक भी आई है, और इनकी जो पुरानी ब्रांड हेवल उसके अंदर जो दोनों गाड़ियां हैं उसके अंदर इनके पास HEV वर्जन भी है, PHEV वर्जन भी है और उसके साथ साथ पेट्रोल वर्जन भी है। तो इनका नंबर 1 कार फ्रेमवर्क, इनके फीचर्स और इन्होंने जिस तरीके से अपने आप को मार्केट में इस्टेब्लिश कर लिया है, एक पूरा टैबू तोड़ दिया है चाइनीज़ कार्स का, तो इनका नंबर 1 कार फ्रेमवर्क जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी तरीके से GHNI जो कि ट्रक्स बनाती है, इनका भी नंबर 1 ट्रक फ्रेमवर्क जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये पूरी मार्केट में ऑलमोस्ट 60% मार्केट शेयर रखते हैं। इसके साथ साथ अगर हम एटलस होंडा जो कि बाइक्स बनाती है उसकी बात कर लें, तो पेट्रोल बाइक्स में तो इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनका मार्केट शेयर भी बहुत हाई है। लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता लोग EVs पे शिफ्ट हुए और इस कंपनी ने उस तरीके से इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट नहीं लेकर आई, यानी कि जैपनीज़ बाइक्स जो हैं वो चाइनीज़ EV बाइक से सही तरीके से कम्पीट नहीं कर सकी, तो फिर ये हो सकता है कि कंपनी की अर्निंग्स तो बहुत अच्छी रहेंगी क्योंकि ऑब्वियसली लोग आहिस्ता आहिस्ता EVs पे शिफ्ट होंगे, लेकिन उस तरीके से इस कंपनी को शायद आज से 1 साल बाद 2 साल बाद एक हाई पी रेशो ना मिले। जैसे कि आपने देखा होगा टेस्ला में आजकल की अर्निंग्स तो बहुत कम होती हैं, लेकिन उसका पी रेशो 50, 60 और कभी कभी 100 पे भी गया होता है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं आज तो प्रॉफिट कम है लेकिन आज से 10 साल बाद प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। तो इसी तरीके से कोई कंपनी जो कि डिसएडवांटेज हो जाए, उसमें कोई टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आ रहा हो और लोगों को लग रहा हो कि ये उसके हिसाब से बहुत अच्छी कोप नहीं करेगी, तो होता यह है कि अर्निंग्स तो अच्छी होती हैं लेकिन उसको एक अच्छा पी रेशो नहीं मिलता। तो अगर पाकिस्तान EV बाइक्स पे शिफ्ट होता है और एटलस होंडा का एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट नहीं आता EV बाइक्स में, तो फिर ऐसा हो सकता है आज से 2-3 साल बाद कि कंपनी के प्रॉफिट्स तो बहुत अच्छे हों, सेल बहुत अच्छी हो रही हो ऑन ग्राउंड, लेकिन पी रेशो इतना ज़्यादा हाई ना मिले। और आखिर में बात कर लेते हैं इंडस मोटर्स की। इनका भी पहले नंबर 1 कार फ्रेमवर्क सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता था, लेकिन अब जब से चाइनीज़ कंपटीशन आया है तो इस कंपनी का नंबर 1 कार फ्रेमवर्क जो है थोड़ा सा वीक हो गया है, लेकिन अभी भी लेगेसी मैन्युफैक्चरर्स में ये सबसे इस्टेब्लिश्ड कंपनी है। इनके प्रोडक्ट्स को आज भी लोग रिलायबल और अच्छे प्रीमियम पे ख़रीद रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंपनी नए मॉडल्स और नए फीचर्स लेकर नहीं आई तो आज से 5 साल बाद शायद इनका नंबर 1 कार फ्रेमवर्क जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। रीसेंट वॉर में PSX की करेक्शन के बाद
उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी वजह से PSX की 2024 की 2025 की जर्नी मिस कर दी थी, उनके लिए एक सिमिलर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। और इस एस्पेक्ट को हमने फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हिस्ट्री बताती है कि ऑयल शॉक्स के टाइम पे PSX में इन्वेस्ट करना नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कितने अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। 100% गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, बट फेमस थिंकर मार्क ट्वेन कहते हैं हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट ऑफन राइम्स। 2025 में PSX की परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी ऑडिटेड रिपोर्ट बहुत जल्द हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को समझना चाहते हैं और मज़ीद डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पर जाकर हमारी एजुकेशनल रिसोर्सेज और SECP रजिस्टर्ड सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लैरिफिकेशन मिसकंसेप्शन एक दूर करना चाहूँगा, वो ये है कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ऑयल जो है वो $60 से $100 का हो गया है और इन कंपनीज़ की कॉस्ट वहीं रहेगी और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। देखिए, वैसे तो अगर जैसे एक कंपनी लेट से कोई चीज़ एक प्रोडक्ट ₹100 में बेचती है और उसकी कॉस्ट थी लेट से ₹80, ठीक है, और वो ₹20 कमा रही थी, और किसी वजह से वो जो प्रोडक्ट है वो ₹100 से बढ़ के ₹150 का हो जाता है, और ज़ाहिर है कॉस्ट तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की सेम ही रहेगी, ऑयल प्राइस जो भी हो, तो प्रॉफिट जो है ₹20 से बढ़ के ₹70 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक कैविएट है। कैविएट ये है कि लोकल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो कंपनीज़ हैं वो लोकल पेट्रोलियम पॉलिसीज़ के हिसाब से उनकी प्राइस सेट होती है, और उसके अंदर पॉलिसीज़ के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप 2001 पॉलिसी के अंडर कोई वेल से गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम प्राइस $3 हो सकती है। इसी तरीके से 2012 की पॉलिसी में मैक्सिमम प्राइस $6 हो सकती है। इसी तरीके से जो ऑयल प्राइसेस हैं उनमें विंडफॉल लेवी होती है, यानी कि एक्सप्लेन करने के लिए कि $50 से ऊपर जितना भी ऑयल जाता है उसमें 50% से लेके 40% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को विंडफॉल लेवी के सोर्स में मिल जाता है। तो ये जो 1-to-1 कोरिलेशन होता है कि ऑयल प्राइस डबल हुई है तो रेवेन्यू भी डबल हो जाएगा, वो उस तरीके से अप्लाई नहीं होता। लेकिन फिर भी एक तो क्योंकि पाकिस्तान के LNG कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उसमें डिसरप्शन आ गई है और मोस्ट प्रॉब्ली कार्गोज़ नहीं आएंगे, तो लोकल गैस की एक्सप्लोरेशन जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज़ होने लग गई है, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ भी होगा और प्राइस का इफेक्ट भी आएगा, जिससे इन कंपनीज़ के प्रॉफिट्स रफली 25% के आसपास बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा इस सेक्टर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि गैस सर्कुलर डेट जो कि पुराने इन दोनों कंपनीज़ के OGDC और PPL के स्पेशली जो 500 अरब ईच से भी ज़्यादा दोनों कंपनीज़ के जो है सर्कुलर डेट में स्टक हैं, उसका अगर कोई प्लान बनता है अगले 2-3 महीनों में, 5 महीनों में, 6 महीनों में, तो उससे भी बहुत ज़्यादा वैल्यू अनलॉक हो सकती है। इसी तरीके से रेकोडिक जो है वो एक तरह से डिले हो गया है, उससे रिलेटेड जो डिक्लाइन इन शेयर प्राइसेस में एक आया था वो ऑलरेडी प्राइस इन हो गया है, तो अगर उससे भी रिलेटेड कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ से भी इन दोनों कंपनीज OGDC और PPL के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इस सेक्टर को वॉर टाइम इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क से ब्रीफली समझते हैं, और वो ये है कि ये बेनिफिशरी हैं ऑयल एंड गैस की जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी इंक्रीज़ होंगी, रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा और उसकी वजह से जो प्रॉफिट्स हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे। इसके साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर ऑयल पे सब्सिडी देने लगेगी तो प्रॉफिट्स तो इंक्रीज़ होंगे, लेकिन कंपनीज़ को वो पैसे कैश के तौर पे नहीं मिलेंगे। ये जो पूरा गैस सेक्टर के साथ जो चीज़ें होती थी वो ऑयल सेक्टर के साथ भी हो सकती हैं, लेकिन इसके चांसेस कम हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी विलिंगनेस शो कर दी है कि हम ऑयल सब्सिडी वाली साइड पे नहीं जाएंगे। लेकिन ये चीज़ आपने जो है नोट करनी है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैश प्रॉफिट्स आर किंग। पिछले कुछ सालों में इन कंपनीज़ के प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा होते थे और ये 2-2, 3-3 पी रेशो पे भी ट्रेड करती थी, और उसकी वजह यही थी कि बुक पे प्रॉफिट होता था लेकिन कैश प्रॉफिट्स नहीं होते थे। और अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस कंपनी के पास ऑयल का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, क्योंकि गैस तो हमने देखा है कि एक हद के बाद उसकी प्राइस लॉक हो जाती है, लेकिन ऑयल जो है उसकी प्राइस का बेनिफिट आपको होता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि POL और OGDC की ऑयल परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, सो आप कह सकते हैं कि ये ज़्यादा बेनिफिशरीज़ हैं ये जो ऑयल प्राइस इंक्रीज़ हुई है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि रिज़र्व लाइफ किस कंपनी की ज़्यादा है। POL की ऑयल परसेंटेज तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि उसकी रिज़र्व लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है तो लोग सोचते हैं कि एक कंपनी में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, सही है, उसकी प्रॉफिट्स तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन अगर उसके रिज़र्व्स ही 5 से 6 साल के हैं तो फिर मैं उसको 10 पी रेशो क्यों दूँ? और बात बिल्कुल वैलिड भी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि
POL जिसका मेजर ऑयल जो है वो टल ब्लॉक से आता है, वहाँ पे रिजर्व लाइफ जो है वो थोड़ी सी कम है, इस वजह से कभी ये वैल्यू रियलाइजेशन अनलॉक करने में एक चैलेंज बन जाता है। तो इस चीज़ को भी आपने कंसिडर करना है। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि ये सारी प्रोजेक्शंस जो हैं सिनेरियोज पे बिल्ट हैं, इसमें कंपनीज़ में छोटी मोटी चेंजेस भी आती रहती हैं, कभी कभी डिविडेंड पॉलिसी थोड़ी बहुत चेंज भी हो जाती है। तो दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, हम आपको गाइड कर रहे हैं, फ्रेमवर्क सिखा रहे हैं कि आप ये सारा सीख के खुद इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सीमेंट सेक्टर पे, और इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि सीमेंट कैन नॉट ट्रेवल, यानी कि सीमेंट की वैल्यू इतनी कम होती है कि आप उसको बहुत ज़्यादा दूर जाके बेच नहीं सकते। यानी कि अगर इसको ऐसे देखें कि एक बैग अगर लेट से 1500 रुपये का भी है तो वो एक टन हो गया 30,000 रुपये का, ठीक है। अब पाकिस्तान में अगर आपने कराची से लेट से लाहौर तक जाना हो तो जो फ्रेट होता है, और ये मैं पुरानी डीजल प्राइसेस के हिसाब से बता रहा हूँ, नई डीजल प्राइसेस के हिसाब से तो शायद ये किराया ही 12,000 रुपये का हो। तो आप खुद सोचें कि 30,000 रुपये की चीज़ पे आप 12,000 रुपये किराया तो देंगे नहीं, तो सीमेंट कैन नॉट ट्रैवल। और इसी से आपने पहली चीज़ समझनी है कि ये जो डीजल महंगा हुआ है उसका इम्पैक्ट सीमेंट कंपनीज़ पे आ सकता है। इनको अपनी प्राइस जो है थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी ताकि ये जो कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है वो ये अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन कर सकें। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड ये भी है कि अगर कुछ महीनों तक ऑयल और गैस जो है वो दुनिया में महंगा हो, जो कि ऑलरेडी हो रहा है, LNG की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा पावर प्लांट्स होते हैं दुनिया में जो गैस से बिजली बना रहे होते हैं। ऑयल से तो अब इतनी बिजली नहीं बनती, तो जब वो देखते हैं कि गैस से बिजली बहुत महंगी हो गई है, हम कोल पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कोल की डिमांड भी ग्लोबली बढ़ जाती है। और अब आजकल क्योंकि अफ़गान बॉर्डर भी क्लोज़ है तो पाकिस्तान के पास वो अफ़गान कोल का ऑप्शन भी नहीं है, तो अगर इंटरनेशनली कोल महंगा होगा तो इन कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी टू मेंटेन देयर प्रॉफिट्स। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा आप लोग ये भी देखते रहते हैं कि हर कंपनी को पी रेशो के हिसाब से एनालाइज़ किया जा रहा है, या जैसे होता है कि प्लांट की कॉस्ट डॉलर पर टन पे इसका प्लांट जो है कितने मिल रहा है, कौन सा सस्ता है, मैं उसमें इन्वेस्ट कर लेता हूँ। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि आप समझें कि अगर एक एफिशिएंट प्लांट है, सही है, तो उसकी वैल्यू जो है नॉन एफिशिएंट प्लांट से ज़्यादा होनी चाहिए। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि लेट से सब जो है एक बैग 1,000 रुपये का बेच रहे हैं, टैक्सेस को अगर एक्सक्लूड कर दें, लेकिन एक कंपनी है वो उसको 600 रुपये में बना रही है और एक कंपनी है वो 800 रुपये में बना रही है, तो जो प्रॉफिट है एफिशिएंट कंपनी का वो डबल है, तो फिर उसकी प्लांट की प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी भी डबल है, तो फिर उसको जो है वैल्यूएशन भी डबल मिलनी चाहिए। तो इसी तरीके से आप कभी अगर देखें कोई इनएफिशिएंट प्लांट अगर हो और वो बहुत बारगेन पे मिल रहा हो तो वो बारगेन जस्टिफाइड है। मार्केट में भी आप जाते हैं और देखते हैं कोई इन्फीरियर प्रोडक्ट होता है, उसकी प्राइस कम होती है, तो आप उसको फ़ौरन चेक करते हैं। आप ये नहीं देखते कि दो चीज़ें देखी और एक जो बस सस्ती है उसको फ़ौरन ख़रीद लिया, आप चेक करते हैं कि ये एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी प्राइस पे मिल रहा है या ये जो सस्ता है उसकी कोई रीज़न भी है। इसके साथ साथ एक फैक्टर ये भी चल रहा है पिछले दिनों में कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, ताकि इकॉनमी चले, बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ जो हैं वो कुछ आ गई हैं और कुछ जो है डेवलपमेंट में है। स्टेट बैंक ने कुछ ही हफ्ते पहले एक पूरी पॉलिसी अप्रूव की है लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए फाइनेंसिंग अवेलेबल करना, जिसमें 5 से 7% में लो कॉस्ट हाउस जो है आप फ्लैट्स और घर जो हैं उसके लिए लोन्स ले सकते हैं। तो उससे भी सीमेंट की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगी। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि वहाँ के जो रेमिटेंसेस और जो इन्वेस्टमेंट गई हुई थी पाकिस्तान से उसको किसी तरीके से जो है वापस पाकिस्तान में लाया जाए, तो उससे भी रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ सकती है और वो इस सेक्टर के लिए एक बेनिफिशियरी होगी। सो इस सिनेरियो में अपने आप को सेफ़ रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें एक जिनके पास ना फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी भी है। आजकल सीमेंट बायोमास से भी बन जाता है, कोल से भी बन जाता है और पेट कोक से भी बन जाता है। तो जिस प्लांट के पास ये तीनों की एफिशिएंसी होती है, तीनों के अंदर वो स्विच कर सकता है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इस पूरी सिचुएशन में अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन कर पाएगा। इसी तरीके से जिसका एफिशिएंट प्लांट होगा, जो जिसकी कॉस्ट कम होगी, वो अगर प्राइस थोड़ी सी बैग की कम हो भी गई या कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई डीजल की या कोल की, तो उसके प्रॉफिट्स अच्छे मेंटेन रहेंगे। और तीसरा फैक्टर है डेट, कि जिसके पास डेट अभी नहीं है या फिर उसने कोई एक्सपेंशन अनाउंस की हुई है उसकी वजह से उसको डेट लेनी पड़ेगी, तो जो लो कॉस्ट वाली कंपनीज़ हैं जिनके पास डेट कम है वो इस मुश्किल टाइम में अच्छे तरीके से अपना बिजनेस चला पाएंगे। और यही पूरा एक्सप्लेन करने के लिए हम आपके साथ ये टेबल शेयर कर रहे हैं जिसके अंदर जो टॉप कंपनीज़ हैं, जिसमें मेपल लीफ, कोहाट सीमेंट, DG खान सीमेंट, चिराट सीमेंट, लकी सीमेंट और बेस्ट वे सीमेंट, इनकी एफिशिएंसी के लेवल्स भी लिखे हुए हैं, ये मैं आपको भी एक्सप्लेन भी करूंगा, और साथ साथ इनके डेट लेवल जो है उस पर भी कमेंट किया हुआ है। इसके साथ साथ
डेट लेवल का और फ्यूचर एक्सपेंशन का भी लिंक होता है, क्योंकि आज तो आपकी कंपनी में डेट नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सपेंशन में जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको डेट लेनी पड़ेगी, तो आपने वो एंगल भी एक्सप्लोर करना है। तो आपने जैसे देखा है मेपल लीफ पायनियर को खरीदने जा रही है, तो इनकी डेट लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। इसके साथ साथ डीजी खान सीमेंट जो है उन्होंने भी एक्सपेंशन अनाउंस की हुई है। जब आपने एक्सपेंशन अनाउंस की होती है तो फिर भी आपके कंट्रोल में होता है कि आप उसको थोड़ा सा डिले कर दें, लेकिन अगर आपने कोई एक्विजिशन अनाउंस की हुई है तो फिर तो उसकी पेमेंट करनी होती है। कोहाट, चिराट, लकी सीमेंट और बेस्ट फिट सीमेंट पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने कोई एक्सपेंशन भी अनाउंस नहीं की हुई और इसके साथ साथ इनके डेट लेवल्स भी मैनेजेबल हैं। अच्छा, अब एफिशिएंसी पे आ जाते हैं। मेपल लीफ को मैंने 10 आउट ऑफ 10 दिए हैं, क्योंकि ये पेट कोक से भी बना सकते हैं, बायोमास की भी बहुत हाई परसेंटेज इस्तेमाल कर रहे हैं। बायोमास जो है वो कोल से सस्ता भी होता है और इसके साथ साथ ये लोकल कोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोहाट सीमेंट भी बहुत एफिशिएंट प्लांट है। डीजी खान सीमेंट भी लेटली जो है बायोमास की परसेंटेज अपनी फर्नेस में जो है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। थोड़ा सा इसको मैंने कम नंबर इसलिए दिए हैं क्योंकि इनका 50% तकरीबन जो कैपेसिटी जो ऑपरेट होती है वो साउथ रीजन में है, और साउथ रीजन में क्योंकि आप एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं तो प्रॉफिट्स थोड़े से कम होते हैं पर बैग। लेकिन नंदलेस जब से ये बायोमास का इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, इनके भी प्लांट्स जो हैं वो एफिशिएंसी और अपने मार्जिन्स को इंप्रूव कर रहे हैं। चिराट सीमेंट भी काफ़ी एफिशिएंट प्लांट है। इसके साथ साथ लकी पाकिस्तान का नंबर 1 और बेस्ट वे भी, दोनों की कैपेसिटी तकरीबन बराबर है, ये भी काफ़ी एफिशिएंट प्लांट्स हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। सीमेंट सेक्टर में अगर चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहती हैं, कोल महंगा हो जाता है, वॉर ड्रैग ऑन होती है, तो फिर जो सेफ़र प्लांट्स हैं जिन पे डेट कम है, एफिशिएंट भी हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करना बेहतर होगा। और अगर चीज़ें बड़ी वी शेप रिकवरी में जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाती हैं तो फिर ऑब्वियसली मार्जिन्स जो हैं इंटैक्ट रहेंगे, और जो एक्सपेंशन में जा रहा होगा या जिसने अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए एक्विजिशन की होगी वो जो है एक बेनिफिशियरी रहेगा। सो आज हमने सबसे पहले ऑटो सेक्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं उसको डिस्कस किया, फिर हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को भी डिस्कस किया कि वो कैसे इस पूरी सिचुएशन में बेनिफिशियरी बन रहे हैं, और उसके साथ साथ हमने सीमेंट सेक्टर को भी डिस्कस किया कि उसमें कैसे जो है अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए। इस टाइम पे हर इन्वेस्टमेंट को वॉर टाइम इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क से देखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप इन चीज़ों को मज़ीद अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि कैसे इंडिविजुअल डिसीजंस लेते हैं कि कब एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कब जो है प्राइसेस ऐसी आ जाती हैं कि बस फिर दुनिया में जो भी हो रहा हो आपको वो प्राइस लॉक करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क्स, वॉर टाइम इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क और उसके साथ साथ हर सेक्टर को डिटेल में हम लोग समझने जा रहे हैं इन आर अपकमिंग इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास। तो अगर आप एक सब्सटेंशियल अमाउंट इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं PSX में, और आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी में एक मैसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सारी कंपनीज़ को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो चेकआउट आर SECP रजिस्टर्ड सर्विसेज ऑन आर वेबसाइट, जिसमें इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास और हमारी एडवाइजरी सर्विसेज इंक्लूडेड हैं।